हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है सनराइज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अपन पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, जो कि अपने भारत के संविधान के भाग 3 में है। और उसमें अपन ने है वो 5 मौलिक अधिकार पढ़ लिए। लास्ट का जो 6ठा मौलिक अधिकार है वही शेष रहा है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो उसके बारे में आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी विस्तृत है। आर्टिकल 32 जिसमें है वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जिसकी वो रिट अधिकारिता है, यानी कि जो रिट जारी करते हैं, विशेष रिट का मतलब होता है विशेष अधिकार या फिर न्याय का झरना। तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है, आर्टिकल 32। उसके बारे में आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे और आज अपन वो मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर लेंगे। और जो 33, 34 और 35 वो भी छोटे छोटे आर्टिकल है, तो उसको भी अपन आज की क्लास में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। एक बार आप अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी काम आए, तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि मान लिया तो हार है, कि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता। इसलिए वो मन से नहीं हारना और है वो हार को मानना नहीं है। मान लेते हैं किसी को भी तो हार हो जाती है। अगर अपन ठान लेते हैं और अपने अंदर एक अच्छी जीत जिज्ञासा जुनून जगाते हैं, तो फिर है वो कोई भी मंजिल है वो अपन से दूर नहीं रह सकती। तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 अपन देख लिया था अपन पिछली वाली क्लास में, जो कि है वो संपत्ति का अधिकार से संबंधित था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उसको अब मौलिक अधिकार से हटा दिया। अब वो है कैसा अधिकार है? अब वो है संवैधानिक अधिकार है। और पहले आर्टिकल 31 में था, अब उसको अब 31 से वो हटाकर है वो आर्टिकल 300A में रखा गया है और भाग 12 में रख दिया गया है। अब वो संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 31 हो गया था। आज की क्लास में अपना आर्टिकल 32 से शुरू करते हैं, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार दे तो दिए, लेकिन इसको है वो प्रभावी एक कोई ऐसी मशीनरी जो इसे प्रभावी रूप से लागू करे, ऐसी मशीनरी न हो, तो फिर ये मौलिक अधिकार किसी काम के नहीं होते। तो फिर वो अपने एक ये भी मौलिक अधिकार है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया और उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस मौलिक अधिकार के तहत जो ये आर्टिकल 32 है, इसके तहत यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो व्यक्ति है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये है वो मौलिक अधिकारों के हनन नहीं होने देता है, यहाँ की मौलिक अधिकारों की संरक्षण करता है आर्टिकल 32। और इस आर्टिकल 32 के तहत है वो इसको है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको है वो आर्टिकल 32 को संविधान की मूल आत्मा और हृदय क्या है, क्योंकि ये आर्टिकल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा की गारंटी कौन देता है? ये आर्टिकल देता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस आर्टिकल के तहत है वो अपन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। इसलिए वो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इसलिए इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की मूल आत्मा और हृदय का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की मूल आत्मा और हृदय। संविधान की मूल आत्मा और हृदय, आत्मा और हृदय, यानी कि ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और जो अपने मौलिक अधिकार है उसका वो संरक्षण, संविधान की जो रक्षा करने का, संविधान की वो अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट का है। तो मौलिक अधिकारों को संरक्षण या गारंटी देने वाला किसको बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और इसकी गारंटी देना कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है वो कम न हो, तो इसके लिए किसको उत्तरदायी माना है? तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए वो संरक्षण है और गारंटी देने वाला मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों की संरक्षण वह गारंटी दाता कौन है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को यह माना है कि मौलिक अधिकारों के वो गार्जियन, यानी कि गारंटी देने वाला कि किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट है वो एक रिट जारी करता है, उच्चतम न्यायालय।
मौलिक अधिकारों का हनन होने पर है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने तरह की? 5 तरह की मौलिक अधिकारों को यदि किसी भी व्यक्ति नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और है वो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए वो 5 प्रकार की है वो रिट जारी करता है। तो अपन देखते हैं पहले तो कि रिट क्या होता है। रिट का मतलब सामान्य से होता है कि यानी कि विशेष अधिकार कह सकते हैं, या फिर न्याय का झरना, जिसमें वो न्याय की बात की गई हो। तो ये रिट है वो अपने कहाँ से ली थी वो अपन पहले क्लास में देख लिया आपने अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो वो भी अपन आप जरूर देखें। तो उसमें आर्टिकल जो है रिट अधिकारिता है वो अपने ब्रिटिश संविधान से ली गई है, और पहले अंग्रेजों का भारत प्रशासन था तो उन्होंने ये व्यवस्था की थी ताकि उनके जो अधिकारी है वो है वो स्वतंत्र पूर्व रह सके। तो उन्होंने है वो ये व्यवस्था की थी रिट अधिकारिता, जिसके तहत उनके जो अंग्रेज थे यहाँ पर उनके है वो अधिकार किसी प्रकार से कम न हो, उसको वो ज़्यादा दंड न दिया जाए, उसके लिए रिट अधिकारी का है वो प्रोविजंस किया गया था। तो रिट का मतलब होता है विशेष अधिकार या फिर न्याय का झरना, कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन न हो, उसके लिए है वो ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कितने तरह की रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 तरह की रिट जारी करता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। अपन देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मूल अधिकारिता है वो उसकी है वो रिट अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता। कितने तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? तो 5 तरह की रिट जारी करता है। सबसे पहले तो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, या बंदी का मतलब वो बंदी, आप दूसरा अर्थ मत निकालना। या बंदी का मतलब ये है कि जिसको बंदी बनाया गया है, जिसको बंधक बनाया गया है, उसके लिए वो बंदी शब्द यूज किया गया है, हेबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी इस रिट के तहत है वो सुप्रीम कोर्ट ये रिट क्यों जारी करता है? यदि किसी भी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया गया है तो वो उसको है वो उसको संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट है वो ये रिट जारी करता है कि किसी भी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से बंधक बनाया गया है तो उसको है वो इस अधिकारिता रिट के तहत है वो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको सशरीर प्रस्तुत करता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शरीर सहित प्रस्तुत किया जाए, या शरीर को प्रस्तुत किया जाए, शरीर को प्रस्तुत करना। जिसको बंधक बनाया गया है उसको वो शरीर है वो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, फिर वो न्यायालय जांच करता है कि ये जो बंदी बनाया गया है क्या वे संवैधानिक तरीके से बनाया गया है, वैधानिक तरीके से बनाया गया है, या फिर अवैधानिक तरीके से बनाया गया है। यदि अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया गया है तो फिर है वो सुप्रीम कोर्ट उनको है वो रिहा कर देता है, उसको है वो क्षमा कर देता है, और उसको है वो जो बंधक बनाया गया था उसको है वो स्वतंत्र कर देता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि बंदी को प्रस्तुत किया जाए। और ये रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो ये निजी संस्थाएं या निजी व्यक्ति, निजी संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, और गवर्नमेंट या सार्वजनिक जो निकाय होते हैं उनके विरुद्ध भी जारी की जाती है। यदि किसी निजी व्यक्ति या संस्था ने किसी व्यक्ति को बंधक बनाया रखा है, किसी भी प्राइवेट फर्म में किसी भी व्यक्ति को बंधक बनाया कि तेरे को सुबह 7 बजे से लगाकर है वो 10 बजे तक काम करना पड़ेगा, ऐसा उसको मजबूर किया गया, बंधक बनाया गया, तो उसके विरुद्ध भी ये रिट जारी कर सकता है। और जो गवर्नमेंट निकाय है, सार्वजनिक निकाय, उनके विरुद्ध भी ये रिट जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो ये रिट है वो सार्वजनिक निकाय या फिर निजी या व्यक्तिगत के विरुद्ध भी जारी, निजी या व्यक्तिगत, इनके विरुद्ध भी है वो जारी की जा सकती है। यदि ये वो सार्वजनिक या सरकार के विरुद्ध ये जारी की जाती है तो ये किसके नाम पर होती है? तो मुख्य सचिव। सरकार के या वो जारी की जाती है तो मुख्य सचिव को ये रिट दी जाती है। मुख्य सचिव को ये कहा जाता है। सरकार का जो मुख्य अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है, तो सरकार के विरुद्ध जारी करती है तो मुख्य सचिव, और निजी व्यक्ति या संस्थाएं या व्यक्तिगत निजी निकाय, उनके विरुद्ध भी ये रिट है वो जारी की जा सकती है।
तो ये थी बंदी प्रतिक्षरण यानी हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब शरीर को प्रस्तुत किया जाए, जिसमें वो बंधक को यदि सार्वजनिक निकाय में बंधक बनाया गया है तो सार्वजनिक निकाय या सरकारी, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी निकाय, तो उनके विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। और जब उन सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है तो मुख्य सचिव के नाम से जारी की जाती है, और निजी व्यक्तिगत या निकाय संस्था के विरुद्ध भी जारी की जाती है। यदि किसी प्राइवेट फर्म में किसी को बंधक बनाया गया है तो उसके विरुद्ध भी ये जारी की जा सकती है। अब है वो अगली है वो जो रीट अधिकारिता है, वो है परमादेश। दूसरी जो अगली रीट अधिकारिता है वो है परमादेश। दूसरी परमादेश, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आदेश देना, परमादेश, मैंडेमस, परमादेश यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आदेश देना। हम आदेश देते हैं, यहाँ आदेश देना। ये वो रीट अधिकारी जो ये रीट है वो क्यों जारी की जाती है कि किसी भी सार्वजनिक निकाय या सरकारी निकाय में यदि कोई एम्प्लॉई है या फिर कोई कर्मचारी अधिकारी है वो अपने कर्तव्यों को का पूर्ण रूप से वो पालन नहीं कर रहा है, कि जिस कुर्सी पर बैठा उसके कुछ कर्तव्य होते हैं गवर्नमेंट की, जैसे भी जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं तो उनके जो कर्तव्य होते हैं उन कुर्सी के, तो वो अगर उनको फुलफिल नहीं कर रहा होता है तो उनके विरुद्ध ये जारी की जाती है कि भाई साहब आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसके कुछ कर्तव्य है, उसके कुछ काम है, तो वो उसको है वो फुलफिल कीजिए, आप ऐसे निकम्मे नहीं बैठते। अगर तो ऐसे कोई अधिकारी या कर्मचारी तो उनके विरुद्ध ये जारी की जाती है। कौन सी? मैंडेमस, परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। और ये सार्वजनिक निकाय मतलब सरकारी, सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक निकाय के अधिकारी के विरुद्ध ये जारी की जाती है। और ये क्या करती है कि जो अधिकारी या फिर कुछ सार्वजनिक कुर्सी पर बैठा कोई भी एम्प्लॉय अधिकारी है, यदि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको ये आदेश दिया जाता है कि भाई साहब आपके कुछ कर्तव्य है उसका पालन करो, उसका वो काम कीजिए। तो ये है वो निष्क्रिय को सक्रिय बनाती, निष्क्रिय को है वो अनएक्टिव को एक्टिव बनाती। निष्क्रिय को कौन सी जो अधिकारिता, रीट अधिकारिता, परमादेश, ये निष्क्रिय को सक्रिय बनाती है। और ये केवल है वो गवर्नमेंट या फिर सरकारी, केवल सार्वजनिक निकायों के विरुद्ध ही जारी की जाती है। प्राइवेट निकाय या व्यक्तिगत संस्था या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी नहीं की जाती। सार्वजनिक निकायों के विरुद्ध ही जारी की जाती है। किसी निजी संस्थान या फिर है वो व्यक्तिगत के विरुद्ध जो ये रीट अधिकारिता है वो जारी नहीं की जा सकती। तो ये रीट परमादेश का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति जो अनएक्टिव है, असक्रिय, उसको सक्रिय बनाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करता है कि भाई साहब आप अपने कर्तव्य को फुलफिल करो, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो और अपने कर्तव्यों को पूरा करो। तो जो भी व्यक्ति नहीं कर रहा तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है। अब ये परमादेश है वो किन किन के विरुद्ध नहीं की जा सकती उसको अपन देख लेते हैं। कि ये जैसे कि राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को आदेश जो ये रीट है सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारिता ये राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। साथ ही राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती। यदि कोई निजी संस्थान है, व्यक्तिगत, तो उनके विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती। और यदि जो कर्तव्य है वो विवेक अधीन शक्तियों के अधीन हो, उसके विवेक पर निर्भर करता हो कि उसको कार्य को करना है या नहीं करना है, यदि ऐसा कोई कर्तव्य हो तो उसके विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती। साथ ही यदि कोई कार्य है वो गवर्नमेंट कार्य है, संविदा पर दे रखा हो, संविदा का मतलब होता है टेंडर, यानी कि ठेके पर जो काम देते हैं, जैसे कि सड़क बनाना है और उसको वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को है वो उसको ठेका दे दिया सड़क बनाने का, या फिर जैसे नहर बनते हैं तो नहरों का भी है वो ठेका दे देते हैं किसी प्राइवेट संस्था को, तो उसके विरुद्ध ये वो जारी नहीं की जा सकती। यानी कि संविदा पर दिए गए कार्य के विरुद्ध भी ये जारी नहीं की जा सकती परमादेश। और उसके साथ ही वो जो गैर संवैधानिक विभाग है उसके विरुद्ध भी यह जारी नहीं की जा सकती। तो उसको अपन देखें किन किन के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध ये जारी नहीं की जा सकती। किन किन के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती उनको अपन देखते हैं। राष्ट्रपति, दूसरा है वो राज्यपाल के विरुद्ध भी ये जारी नहीं की जा सकती। और तीसरा है वो गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध ये वो जारी नहीं की जा सकती।
फिर चौथा देखें तो यदि कार्य या कर्तव्य है वो विवेक अधीन शक्तियों के अधीन हो, विवेकाधीन शक्तियों के अधीन हो तो भी उसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। इनको वो आदेश नहीं दिया जा सकता। और यदि कोई निजी संस्था या व्यक्तिगत संस्था, उसके विरुद्ध भी ये जारी नहीं की जा सकती। और साथ ही है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के, हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो उच्च हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके विरुद्ध भी ये वो रिट जो परमादेश है ये वो जारी नहीं की जा सकती। और साथ ही है वो यदि कोई कार्य संविदा पर दे रखा हो, संविदा यानी कि ठेके पर किसी को कार्य दे रखा है या संविदा पर दिया के कार्य, तो उसके विरुद्ध भी जारी नहीं कर सकती। अब उनको ठेके पर दे दिया तो वो जाने और उनका काम जाने, वो अगर धीरे काम कर रहा है तो भी वो उनके विरुद्ध ये वो जारी नहीं किया सकती। यानी कि संविदा पर दिए गए कार्य पर ये भी विरुद्ध जारी परमादेश नहीं दे सकते। राष्ट्रपति को नहीं दे सकते, ये जो रिट अधिकारिता है राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती। राज्यपाल, गैर संवैधानिक विभाग जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, और कर्तव्य विवेकाधीन शक्तियों के अधीन हो, यदि व्यक्ति के विवेक के अनुसार वो कर्तव्य है तो फिर उसके विरुद्ध जारी नहीं कर सकते। उसके विवेक में यदि वो करना हो तो करे, नहीं करना हो तो नहीं करे, तो इसको वही आदेश जो रिट अधिकारिता है जारी नहीं की जा सकती। साथ ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट, निजी संस्था कोई भी आदेश नहीं दे सकते। अब वो ये अगर कार्य निजी संस्था वाले कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ पर इनके वहाँ कोई आएगा नहीं, इनके जो ग्राहक होंगे वो नहीं आएंगे। अगर ये कार्य सही नहीं करेंगे तो इनको वो इसके विरुद्ध जारी करने की जरूरत भी नहीं और करते भी नहीं है। और छठा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है मुख्य न्यायाधीश, उसके विरुद्ध भी जारी नहीं की जाती है। और कार्य यदि संविदा पर दे रखा हो तो उनके विरुद्ध भी ये वो जारी जो परमादेश यानी कि मैंडामस जो रिट अधिकारिता वो इनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू सवाल में आ सकता है आरएस में, एमसीक्यू किन के विरुद्ध वो जारी नहीं की जा सकती, तो इनको लिखने याद जरूर करें, नोट्स बनाते रहे साथ साथ में कि किन के विरुद्ध है वो जारी नहीं की जा सकती। इनमें वो एक ऑप्शन ये दे देंगे और 3 ऑप्शन कोई अन्य दे देंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। अब अपन देखते हैं जो कि तीसरी रिट अधिकारिता, वो अपन देखते हैं। तो तीसरी रिट अधिकारिता कौन सी है सुप्रीम कोर्ट की? वो है प्रतिषेध। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिषेध यानी कि रोकना, प्रोहिबिशन। कौन सी है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना, किसी काम को करते हुए रोकना। यानी कि आपने देखा जो परमादेश वो क्या कर रही थी, वो है वो अनएक्टिव को एक्टिव कर रही थी, निष्क्रिय को सक्रिय कर रही थी। कोई व्यक्ति निष्क्रिय बैठा कुर्सी पर तो उसको ये रिट जारी करके वो उसको सक्रिय बना देती कि भाई साहब ये काम करो, तो निष्क्रिय को सक्रिय कर रही थी, जबकि ये है वो रोक रही है, यानी कि सक्रिय को निष्क्रिय कर रही है। कौन सी अधिकारिता? प्रतिषेध। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिषेध नहीं रोकना, तो सक्रिय को निष्क्रिय बनाती है। तो ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट है वो जो उच्चतर न्यायालय है वो निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करते हैं। यानी कि यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने लगे तो फिर उच्चतम न्यायालय उनको वो रिट जारी कर सकते हैं, भाई साहब कि यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप इस कार्य को न करें, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यदि कोई निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने लगता है तो फिर जो उच्चतर न्यायालय होता है वो इनके जो निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है और फिर उनको कहता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये कार्य नहीं है, तो उसको उस कार्य करने से जो निम्नतर न्यायालय होते हैं उनको रोका जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिषेध यानी कि रोकना। तो ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? ये उच्चतर न्यायालय है वो उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करते हैं। निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध है वो जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे तो ये विरुद्ध जो उच्चतर न्यायालय ये वो ये रिट जारी करता है प्रतिषेध, उनको रोकने के लिए। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करें तो फिर उनको है वो रोकने के लिए
कौन सी जो रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय न्यायालय जारी करता है, और ये केवल है वो न्यायालय के विरुद्ध ही जारी की जाती है, और ये रिट है वो केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है, न्यायपालिका के विरुद्ध ही जारी की जाती है। किसी जो विधायी निकाय या फिर जो विधायी प्रशासनिक कह सकते हैं, या फिर कोई व्यक्तिगत निकाय, तो उनके विरुद्ध ये जो प्रतिषेध यानी कि रोकना, ये वो उनको नहीं रोक सकती, उनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ये केवल न्यायपालिका के विरुद्ध ही जारी की जा सकती। किसी विधायी, प्रशासनिक या फिर निजी संस्था के विरुद्ध ये रिट है वो जारी नहीं की जा सकती। तो ये है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी कि किसी भी कार्य को करने से रोकना। अधिकार क्षेत्र से यदि बाहर जाकर न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है तो केवल ये न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, और यह वो उसको रोक रही है, यानी कि सक्रिय को निष्क्रिय कर रही है। जबकि परमादेश का देखा था वो सक्रिय को निष्क्रिय कर रही है। तो इसको इनमें दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, वो भी ध्यान रखना कि एक निष्क्रिय को सक्रिय कर रही है, जबकि ये जो प्रोहिबिशन है ये वो सक्रिय को निष्क्रिय कर रही है। और ये केवल है वो न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है, किसी कार्य प्रशासनिक निकाय, विधायी निकाय या फिर व्यक्तिगत निजी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। अब अगला जो है वो अगली जो रिट अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की, वो है उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी। चौथी रिट अधिकारिता है उत्प्रेषण, सर्टियोररी। उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सूचना देना, सूचना देना। ये है वो क्यों जारी की जाती है? तो ये अगर जैसे कि अपन ने देखा प्रतिषेध, उसमें तो है वो उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, और यदि वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है तो केवल उसको रोकता है। जबकि जो उत्प्रेषण है, यदि इसमें वो निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है तो उसको रोक तो लेता है, साथ ही उस केस को अपने पास मंगवा लेता है और फिर कहता है खुद करेंगे, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है इसलिए इधर दो, ये काम हम करेंगे। तो ऐसा इस अधिकारी कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि कोई भी निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे तो फिर उसको रोके, और रोकने के साथ है वो उस मामले को अपने पास भी मंगवा सकता है। यानी कि ये उच्चतर न्यायालय कौन जारी करता है? उच्चतर न्यायालय। उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है यदि वो निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे। उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, और यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे तो फिर ये वो उच्चतर न्यायालय उनके विरुद्ध जारी करता है। और साथ ही अब ये तो जैसे कि प्रतिषेध में देखा था वहां पर भी यही था, लेकिन इसमें क्या नया है? तो इसमें है वो अब जो केस होता है, जिस केस पर सुनवाई कर रहा है निम्नतर न्यायालय, उसको है वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा लेता है, और फिर वो उसके जो सुनवाई वो सुप्रीम कोर्ट खुद करता है। उसमें केवल रोकता है, लेकिन इसमें रोकने के साथ मामले को अपने पास भी मंगवा लेता है। केस को है वो उच्चतर न्यायालय अपने पास मंगवा लेता है, और फिर है वो स्वयं सुनवाई करता है, अपने पास मंगवा कर है वो स्वयं है वो उनकी सुनवाई करता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इधर लाओ मामला, ये हम इसकी है वो सुनवाई कर सकते हैं। स्वयं ही सुनवाई करता है। और ये उच्चतर न्यायालय के जो उच्चतर न्यायालय वो तो निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध है वो जारी की जाती है। और 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ये जो रिट अधिकारिता है उत्प्रेषण सर्टियोररी, ये कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यदि कार्यपालिका में कोई मामला ऐसा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये मामला अपने पास लेना है, अगर वो ऐसा उनको लगे सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर वो कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। और उसको जो मामला चल रहा है कार्यपालिका में, उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास है वो मंगवा सकती है और फिर स्वयं सुनवाई कर सकती है। तो 1991 में वो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसमें क्या था, ये उत्प्रेषण यहाँ पे जो सर्टियोररी जो रिट अधिकारिता है, ये कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। और तो किसके विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती? ये वो विधायी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों तो कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक निकाय के विरुद्ध जारी की जा सकती है, लेकिन विधायी निकाय या फिर जो निजी निकाय होते हैं उनके विरुद्ध ये वो जारी नहीं की जा सकती।
उनके लिए वो जारी नहीं की जा सकती। उत्प्रेषण सर्टिफिकेट, जिसका मतलब होता है सूचना देना या फिर प्रमाणित करना, उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है और उसको काम से रोकता है, और सिर्फ रोकता ही नहीं, सिर्फ उस मामले को अपने पास भी मंगवा लाता है और फिर स्वयं सुनवाई करता है। तो ये उत्प्रेषण। और 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये वो पहले तो न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती थी, अब ये वो कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध, इसमें क्या अंतर है? प्रतिषेध में क्या होता है कि जो प्रतिषेध होता है वो है वो जो उच्चतर न्यायालय वो निम्नतर न्यायालय को रोकता है, यानी कि जो सक्रिय उसको सक्रिय से निष्क्रिय करता है और केवल रोकता है। जबकि उत्प्रेषण में है वो क्या करता है? रोकता है, साथ ही मामले को अपने पास भी मंगवा लेता है। और जबकि जो प्रतिषेध है, जब मामला चल रहा होता है तभी ये रिट जारी की जाती है। लेकिन जो उत्प्रेषण है ये वो इसमें वो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर उत्प्रेषण रिट के तहत है वो मामला के दौरान भी ये वो रिट जारी की जा सकती है, यानी कि जो मामला चल रहा है तब भी अपने पास मंगवा लेता है, और यदि मामला निपट गया है तो फिर उसके बाद भी है वो मामले के दौरान या मामले के दौरान भी और मामले के बाद भी है वो रिट जारी की जा सकती है। तो ये इसमें बेसिक अंतर है, ये थोड़ा ध्यान रखना प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। अब अपन देखते हैं जो अगली रिट अधिकारिता है, पांच टोटल रिट अधिकारिता है, अपने 4 देख लिए। पहली कौन सी थी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश मैंडामास, तीसरी प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और चौथी थी उत्प्रेषण सर्टियरी, और 5वीं है रिट अधिकारिता जो सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता है 5वीं, वो है क्यो वारंटो। इसको जिसका हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रत्या, यानी कि इसमें इसका जो शाब्दिक अर्थ है वारंट द्वारा। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है वारंट द्वारा। नाम सुना होगा वारंट। तो ये अगर ये क्यों जारी की जा सकती है और ये क्या होती है, जो क्यों वारंटो क्या होता है और ये जो रिट अधिकारिता क्या होती है, तो ये है वो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। और ये क्यों जारी की जाती है? यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है, यानी कि राजनीतिक या फिर सार्वजनिक निकाय पर यदि कोई व्यक्ति बैठा है और यदि वो व्यक्ति अयोग्य हो, फिर भी राजनीतिक या फिर प्रशासनिक या सरकार में आ गया हो, तो उसके विरुद्ध जारी की जाती है कि भाई साहब जो आप जिस पद पर हो उसके लिए वारंट बताओ कि क्या वारंट है, आपके पास योग्यता क्या है। तो अगर व्यक्ति अयोग्य है तो उसको है वो उसके विरुद्ध जारी की जाती है। और ये जिस व्यक्ति है उसके व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, बल्कि उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती कि इसकी नियुक्ति किसने की, यानी कि कोई विभाग है तो उसने उसकी नियुक्ति की, तो ये विभाग के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, बल्कि जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है अगर वो अयोग्य है तो उसके विरुद्ध ये जारी की जा सकती है कि भाई साहब वारंट बताओ। कि वारंट का मतलब भाई साहब वारंट बताओ कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिस पद पर विद्यमान हो, उसकी आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है। अगर योग्यता नहीं है तो उसको है वो उन कुर्सी से हटा भी सकता है, यानी कि राजनीतिक या प्रशासनिक निकायों में अयोग्य व्यक्ति ये नियुक्त हुआ है निकायों में, यदि अयोग्य व्यक्ति नियुक्त हुआ है या फिर उसमें उस पद पर बैठा है जो अयोग्य है, उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसके विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। उसके विरुद्ध ये जो व्यक्ति है उसके विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। जिस विभाग ने इसको वो नियुक्ति दी है उसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है, वो व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। जो व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति है केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, न कि वो जिस विभाग ने इसको नियुक्त किया है उसके विरुद्ध। तो जो ये अधिकार प्रत्याय ये वो वारंट की बात करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि अयोग्य है और वो यदि सरकार यानी कि प्रशासनिक निकाय में चला जाए या फिर राजनीतिक पद पर जाए, तो फिर उसको वो अयोग्यता के लिए उनको ये रिट जारी की जाती है उस व्यक्ति के विरुद्ध कि भाई साहब आप इस पद के लिए आपके पास क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है वो बताओ। अगर नहीं है तो उसके विरुद्ध जारी की जाती है और जो कार्यवाही होती है वो की जाती है। तो क्यों वारंट का मतलब होता है वारंट द्वारा, यानी कि जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यक्ति में यदि अयोग्य व्यक्ति बैठा है तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है, केवल व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, न कि जिस संस्था ने नियुक्त किया है उसके विरुद्ध। अब अपन देखेंगे जो ये रिट अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और हाई कोर्ट भी
जारी कर सकता है। दोनों ही रिट अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकारिता और रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कौन से अधिकार के तहत जारी करता है? आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 हमारा मूल अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो मूल अधिकारों का हनन पर ही ये रिट जारी करता है। जबकि जो हाई कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत है वो ये रिट अधिकारी जारी करता है? तो वो है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। तो इसमें क्या अंतर है बेसिक उनको देखते हैं, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में रिट अधिकारिता किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता है आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 32 कैसा है? मूल अधिकार। जबकि हाई कोर्ट की है वो मूल अधिकारिता यानी कि रिट अधिकारिता है वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 226 में। और आर्टिकल 226 कैसा है? एक संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अनुच्छेद है, जबकि मूल अधिकार नहीं है। आर्टिकल 226 है वो मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकारों का हनन होने पर ही केवल जो उच्चतम न्यायालय वो है वो रिट जारी करता है, लेकिन जबकि हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों का हनन होने पर भी जारी कर सकता है। यानी कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, जो 6 मूल अधिकार है अपने संविधान में, उसमें से किसी का भी हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हो, सीधे उच्च न्यायालय भी जा सकते हो, और ये समान जो रिट अधिकारिता है दोनों के समान है। लेकिन आर्टिकल 226 जो कि मूल अधिकार नहीं है, तो यदि जैसे कि आपातकाल लगा दिया और इसमें वो मूल अधिकार निलंबन कर दिए, और आर्टिकल 32 उसमें मूल अधिकार में है, और आर्टिकल यदि 32 भी निलंबित हो गया तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के जो हनन हुआ है तो भी रिट जारी नहीं कर सकता। जबकि आर्टिकल 237 है वो 226 मूल अधिकार नहीं है, तो इसलिए वो आपातकाल लगा हुआ है तो भी है वो जो हाई कोर्ट है उसके रिट अधिकारिता शक्ति है वैसी की वैसी बनी रहती है, वो रिट जारी कर सकता है। तो इसके क्या बेसिक अंतर है आर्टिकल 226 और 32, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की न्याय रिट अधिकारिता और हाई कोर्ट की न्यायिक अधिकारिता रिट अधिकारिता। इसमें अपन डिफरेंट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता, इधर है वो हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता, हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता। इसमें क्या होगा? आर्टिकल, ये कौन से आर्टिकल, जो उच्चतम न्यायालय होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत है वो रिट अधिकारिता है? तो आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत है वो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकारों का हनन होने पर है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो आर्टिकल 32 कैसा है? एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 है वो मूल अधिकार है, तो ये वो आर्टिकल 32 के तहत। जबकि हाई कोर्ट की जो रिट अधिकारिता है वो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत है वो हाई कोर्ट 5 तरह की जो रिट जारी करता है वो करता है आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल जो 32 है ये हमारा है वो मूल अधिकार है, और मूल अधिकार यदि आपातकाल में निलंबित हो गए, आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित हो जाता है 359 के तहत, तो फिर आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो फिर ये वो जो रिट अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की या उच्चतम न्यायालय की यह वो नहीं रहती, फिर ये वो जो रिट जारी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। जबकि ये 226 से वो मूल अधिकार नहीं है, तो ये वो जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, आपातकाल में भी रिट जारी कर सकता है, आपातकाल में भी रिट जारी कर सकता है। और साथ ही वो जो उच्चतम न्यायालय की है वो केवल ये मूल अधिकारों के हनन होने पर ही उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अपने जो 5 रिट अधिकारी देखिए सुप्रीम कोर्ट की, तो ये उच्चतम न्यायालय है वो केवल मूल अधिकारों का हनन होने पर ही जो जारी करता है रिट जारी कर सकता है। जबकि आर्टिकल 226 है वो अन्य मामलों में भी, कार्यपालिका अन्य जो मामले होते हैं उसके विरुद्ध भी वो रिट जारी कर सकता है, केवल मूल अधिकारों में भी, केवल मूल अधिकारों के विरुद्ध, यानी कि मूल अधिकारों के हनन होने पर ही सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता है। जबकि ये वो अन्य मामलों में भी मूल अधिकारों के साथ, मूल अधिकारों के विरुद्ध भी है वो अगर हनन हो रहा है तो वो ये हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, प्लस अन्य मामलों में भी ये रिट जारी कर सकता है। तो जो रिट जारी करने की वो शक्ति किसके पास अधिक है, व्यापक कौन है? तो जिसकी इस अंतर में आपको पता चल रहा था कि हाई कोर्ट की वो रिट अधिकारिता अधिक व्यापक है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, क्योंकि मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट में यदि आर्टिकल 32 आपातकाल के दौरान निलंबित हो गया तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी नहीं कर सकता। जबकि आर्टिकल 226 ये मूल अधिकार नहीं है, आपातकाल के दौरान भी ये रिट जारी कर सकता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के साथ है वो अन्य मामलों में भी है रिट जारी कर सकता है। तो जो रिट अधिकारिता है वो किसके अधिक व्यापक है?
तो हाई कोर्ट की रीट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से वो अधिक व्यापक है। हाई कोर्ट की जो रीट अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है, यानी कि उसके पास रीट अधिकारिता अधिक है। वो आपातकाल में भी रीट जारी कर सकता है और अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। अभी आर्टिकल 32 हो गया। आर्टिकल 32 के तहत अपन ने 5 तरह के रीट अधिकारिता देख ली, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 33, 34 और 35, ये वो छोटे आर्टिकल है। तो आज अपन आज की क्लास में मूल अधिकार कंप्लीट कर लेते हैं। आर्टिकल 33 में क्या है, तो अपन आर्टिकल 33 देखते हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 में क्या है, इसमें पुलिस, सशस्त्र बलों और जो अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी है, इनके वो मूल अधिकारों में हनन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 33 है वो मूल अधिकार अपने अब तक तो देखा कि मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती, और ये अगर किसी का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ये 5 तरह की रीट जारी करता है ताकि वो किसी भी नागरिक का मूल अधिकारों का हनन न हो, उनको वो मूल अधिकार मिले। इसलिए वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय का है, यानी कि अपने आप में आर्टिकल जो 32 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आर्टिकल 33 में अभी बात की गई है मूल अधिकारों का हनन, जो मूल अधिकारों में कटौती कौन कौन से किन किन की मूल अधिकारों में कटौती हो सकती है। तो आर्टिकल 33 के तहत वो सशस्त्र बल, आर्म फोर्स होता है, अर्धसैनिक बल और जो पुलिस, खुफिया एजेंसी, ये इस प्रकार की जो संस्था होती है, यहाँ जो ये पद होते हैं वो है वो देश में रक्षा के लिए या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इनके लिए वो थोड़ा, अगर संसद चाहे तो वो इनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। किन किन के आर्टिकल 33 के तहत है वो किन किन के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, अर्धसैनिक बल और पुलिस के मूल अधिकारों में भी कटौती कर सकती है संसद, और खुफिया एजेंसी, CID जो होती है खुफिया एजेंसी, इनके वो मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और कटौती केवल अधिकार किसको है, कटौती करने का अधिकार किसको है, तो संसद को। केवल संसद ही है वो मूल अधिकारों में कटौती करती है, बाकी किसी को अधिकार मूल अधिकारों में कटौती करने का अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 33 के तहत है वो सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, जो ये रक्षा के संबंधित जो सुरक्षा रक्षा संबंधित महत्वपूर्ण होते हैं, शांति व्यवस्था देश में स्थापित करने के लिए, तो इनके लिए वो इनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है पुलिस, सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी, अर्धसैनिक बल। आर्टिकल 33 के तहत है वो संसद इनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो आर्टिकल 33 में ये ध्यान रखना कि मूल अधिकारों के संबंध में जो कटौती है उसकी बात की गई है। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या है, इसमें भी वो मूल अधिकारों में कटौती की बात की गई है। आर्टिकल 34 इसमें क्या है कि जिन क्षेत्रों में भारत के राज्य क्षेत्र या भारत में जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि यानी कि कोर्ट मार्शल लागू है तो उन क्षेत्रों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यानी कि किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में अशांति या शांति व्यवस्था नहीं, जैसे अभी मणिपुर में जो मैतेई और कुकी जनजाति के बीच है वो विवाद चल रहा है, तो अगर सरकार चाहे तो वहाँ पर है वो जो आर्म फोर्स यानी कि जो सैन्य विधि लागू कर सकती है और फिर उसके तहत उनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो आर्टिकल 34 ये कहता है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू है, कोर्ट मार्शल सैन्य विधि लागू है, वहां पर मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। तो आर्टिकल जो 33 और 34 दो आर्टिकल किसकी बात कर रहे हैं, मूल अधिकारों में कटौती की बात कर रहे हैं। मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है जिन क्षेत्रों में भारत के जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि कोर्ट मार्शल लागू है तो उन क्षेत्रों में वो मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है ताकि उस किसी भी प्रकार से वहाँ पर वो शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। और आर्टिकल 33 में जो 4 बातें बताई थी, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, खुफिया और पुलिस, इनके मूल अधिकारों में संसद कटौती कर सकती है। तो ये आर्टिकल 33 और 34 है वो मूल अधिकारों में कटौती की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल जो 35 है इसमें क्या प्रोविजंस है, तो कि मूल अधिकारों में जो कटौती करने का अधिकार है वो किसके पास है, केवल संसद ही मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, बाकी मूल अधिकारों में कटौती करने का अधिकार किसी को नहीं है। और संसद भी किन मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, जिन मूल अधिकारों में कटौती करने की बात संविधान में की गई है, केवल उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो मूल अधिकारों में
कटौती, इधर लिखते हैं केवल संसद ही मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, केवल संसद ही मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। और वो भी जिन मूल अधिकारों में कटौती करने की संविधान में बात की गई है, संविधान में प्रावधान किया गया है कि इन मूल अधिकारों में कटौती कर सकते हैं, तो केवल संसद भी उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती की सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अपने जो देखे आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, इसमें वो बात की कि मूल अधिकारों में कटौती की। आर्टिकल 33 और 34 में अभी अपन ने देखा कि जो इनके वो जो पुलिस खुफिया एजेंसी या फिर जिन क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हुए तो उनके मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। कौन करती है? केवल संसद। और आर्टिकल 35 के तहत जिन संविधान में प्रावधान मूल अधिकारों में कटौती करने की, उसी में है वो जो संसद है वो मूल अधिकारों में कटौती करती है। तो ये आर्टिकल अपन ने देखे, आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक क्या थे? मूल अधिकार। आज की क्लास में अपन ने वो मूल अधिकार कंप्लीट के लिए। और आर्टिकल 35A जो पहले था 1954 में है, वो राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, क्योंकि वहाँ की जो असल संपत्ति, चल असल संपत्ति है वो वहाँ का स्थायी निवासी खरीद सकता था। और इसमें वो जो नौकरियों के लिए वहाँ के स्थायी निवासियों के लिए सीटें रिजर्व होती थी। बाहर जो छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा के लिए वहाँ के स्थायी जो विद्यार्थी यहाँ जो सदस्य होते हैं उनको भी ये उन्हीं को केवल अधिकार था, बाकी किसी को अधिकार नहीं था। तो आर्टिकल 35 के तहत वो जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार थे। और आर्टिकल 35 से 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था। और जो 35A है वो 2019 में राष्ट्रपति के आदेश से वापस हटा भी दिया गया। राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया और राष्ट्रपति के आदेश से हटा दिया गया। कब हटाया? 2019 से। 2019 में राष्ट्रपति के आदेश से हटा दिया गया। 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रोविजंस थे। और 1954 में जोड़ा गया था और 2019 में वो राष्ट्रपति के आदेश से हटा दिया। अब वैसे कोई जो संपत्ति को अचल संपत्ति केवल वहाँ के जो ऐसा कोई प्रोविजन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये हटा दिया गया। तो ये थे मूल अधिकार। आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक अपन ने वो देखे मूल अधिकार। और अगर आपने नहीं देखी वो पिछली क्लास है तो वो भी आपको देख लें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। जो अपने वो रीट अधिकारिता पट्टी आज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती, ताकि किसी भी व्यक्ति नागरिक के मूल अधिकारों का जो हनन न हो, मूल अधिकारों का संरक्षण और गारंटी देने वाला सुप्रीम कोर्ट है, वो ये रीट जारी कर सकता है, ताकि सभी को मूल अधिकार मिले, सभी नागरिकों को मूल अधिकार मिले, किसी के मूल अधिकारों में हनन न हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।